बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पर पंजाब में होने वाले 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात छाए हुए हैं और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि इंतखाबी सरगर्मियाँ अरूज पर है, सियासी गहमा गहमी है और आवाम की भरपूर शमूलियत हमें दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ जलसों रैलियों में आज हमने देखा मुस्लिम लीग नवाज़ की मरकज़ी नायब सदर मरियम नवाज साहिबा लिया में मौजूद थी और एक बड़े जलसा आम से उन्होंने खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब आवाम के रोने के दिन ख़त्म हो गए हैं, बल्कि अच्छी खबरें दस्तक दे रही हैं। और उन्होंने आवाम को बताया कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आइंदा 24 घंटों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे। जाहिर बात है, जो एक हमें बताया गया है कि समरी का एक प्रोसेस होता है, वो पेट्रोलियम वजारत से वजारत ख़जाना को जाती है और वो फिर डिटरमिन करते हैं। उन्होंने कहा कि जो मुश्किल फ़ैसले करने के दिन थे वो अब ख़त्म हो गए हैं और महंगाई को रिवर्स गियर लगेगा। उन्होंने कहा रिवर्स गियर महंगाई को लगेगा और साथ में उन्होंने आवाम से अपील की कि 17 जुलाई को शेर के निशान पर अपनी मोहर लगाएं। उन्होंने तनकीद की साबिक हुकूमत पे, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पे, और उन्होंने कहा कि मुकाबला पंजाब और पंजाब से दुश्मनी करने वालों को के साथ है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। फिर हमने देखा कि दूसरी जानिब, जैसे मैंने कल भी कहा था, चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी जलसे कर रहे हैं। आज वो जंग में मौजूद थे और उन्होंने भी वहाँ पर खिताब किया। खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 17 जुलाई सिर्फ इलेक्शन का दिन नहीं, बल्कि उनके बकौल ये हकीकी आज़ादी के का दिन है और इसको जहाद से उन्होंने तशबीह दी है। लोगों से अपील की है कि वो घरों में ना बैठें, बाहर निकलें और मुबैना धांधली के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए और साथ में ये दावा भी किया कि इन तमाम हथकंडों के बावजूद 17 जुलाई को बल्ला जो है वो बाजी ले जाएगा। ये तो 17 जुलाई को ही मालूम होगा, लेकिन एक भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। इससे लगता है कि एक कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। घमसान का रन पड़ेगा मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। इसको हम डिस्कस कर रहे होंगे क्योंकि इसके पंजाब के 20 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब के नताइज पंजाब की सियासत के साथ साथ वफाक की सियासत पर भी गहरे नकूश छोड़ेंगे। लेकिन आज साथ साथ ये भी बताते चलें कि आज 13 जुलाई है। 13 जुलाई जो यौम शहीद के तौर पे कश्मीर के तौर पे मनाया जाता है और इसको बाकायदा जो 22 कश्मीरी थे, जो मुअज्जिन थे, जो अजान दे रहे थे और उनको किस तरह उस वक़्त 1931 में, ये कल का या परसों का वाक़या नहीं है, या ये ज़रूर हम आपको बताते चलें कि 9 दहाइयों पहले 91 ईयर्स अगो उस वक़्त ये वाक़या पेश आया और इस हवाले से 22 जो कश्मीरी थे, जवान थे, वो आज़ान को, तसलसल को बरकरार रखने में उन्होंने जामे शहादत नोश किया। और इतने साल गुजरने के बाद, 91 साल गुजरने के बाद, आज भी हमारे और कश्मीरियों के दिलों में वो जो अज़ान की आवाज़ है वो पाई जाती है, मौजूद है। तो प्रोग्राम के एंड में हम ट्रिब्यूट दे रहे होंगे आज के हवाले से यौम आज़ादी कश्मीर तौर पे इसको मनाया जाता है। इस हवाले से जो मौजूद मेहमान शख्सियत प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर सैयद निहाल हाशमी साहब। मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया। बजरिया स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बजरिया स्काइप सैयद यावर हुसैन बुखारी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया और आप मेंबर पंजाब असम्बली हैं। सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तजियाकार हैं और फाफिन से बड़ी तवील वाबस्तगी आपकी रही है और इलेक्शन के हवाले से जो ओवरसी करती है फाफिन, एक नेटवर्क है, प्राइवेट NGO, उस हवाले से भी उनका एक एक्सपीरियंस भी है, उनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ में निहाल हाशमी साहब आपसे कर लेते हैं। बताइएगा, आज इमरान खान साहब जंग में मौजूद थे। मरियम साहबा की जो गुफ्तगू के सवालों का जो जवाब है वो मैं यावर साहब से लूँगा। आपसे मैं जानना चाहूँगा, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है और इलेक्शन कमीशन मुबैना तौर पे आपस में मिले हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत हासिल करेगी और मुख्तलिफ पेशन गोइयाँ की जा रही हैं। कोई 17-3 का फिगर दे रहा है, कोई 16-4 का फिगर दे रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, PMLN के लिए कितना मेक और ब्रेक इलेक्शन है ये ज़िमनी इंतखाब? निहाल हाशमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं सिर्फ इमरान खान साहब के हवाले से ये बात करना चाहूँगा कि खान साहब की शख्सियत में बहुत ज़्यादा दोहरापन है, डबल स्टैंडर्ड है, बल्कि कई उनके पन्ने, मैंने जो एक आम स्टेट फॉरवर्ड स्टेट्समैन या पॉलिटिकल लीडर
या पार्लिमानी लीडर है वो कहीं दूर भी नहीं है। और जैसे होता है ना कि जो खुद होता है वो दूसरों को इस तरह से समझ रहे होते हैं, तो खान साहब को शायद याद आ रहा हो जो उन्होंने डस्का में किया था ज़मनी इंतखाब में, कि वहां पे धुंध क्या धंधला छा गया था। और जिसका आपको पता है जब इंक्वायरी हुई तो हर तरह से सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया कि कैसे सरकारी अफसरान के दफ्तरों में बैठाल करके बातें की गई, कैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को खरीदा गया, किस तरह से क्या काम हुआ। तो शायद उन्हें याद आ रहा हो कि ऐसे ही दूसरे तो नहीं करते, क्योंकि उनका अपना तजुर्बा यही है कि उन्होंने अपने ज़मनी इलेक्शन में इस तरह के कारनामे किए हैं और वो इसमें कह नहीं सकते कि वो मुलव्विस नहीं थे, क्योंकि वो सारे किरदार आज आकर के अपने हवाले से बयान दे रहे हैं कि उनसे किसने क्या कहा। और वो कई लोग तो अदालतों में गए अपनी जमानत कराने, कई लोगों की नौकरियों की तनज़्ज़ुली और तबादलों के अहकाम सादिर हुए हैं। तो ये खान साहब की ये बात से मैं इनकार नहीं कर सकता हूं कि उन्होंने ये काम किया था, कोई भी नहीं कर सकते, तो वो दूसरों को भी ये समझ रहे। दूसरा, शायद उन्हें याद आ रहा हो 2018 में जिस तरह से उन्हें जितवाने के लिए आरटीएस को बैठा दिया गया था, सिस्टम बैठ गया था, रातों को नहीं, सुबह को नहीं, दिन को रिजल्ट आ रहे थे। और जिस तरह से उन्होंने और उनके साथियों ने या उनको लाने वालों ने या उनको मजबूत करने वालों ने या उनको जिताने वालों ने, फर्द ने, अफराद ने, ग्रुप ने किया, तो शायद वो यही समझते हैं। इमरान खान साहब को सिर्फ एक बात कहना चाहिए कि उन्होंने गुज़श्ता 3.5 सालों में जो कर्ज लिए दुनिया के ममालिक से और मुख्तलिफ इदारों से, वो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी और माजी की 4 हुकूमत को मिलाएं एक तरफ, इनके 3.5 साल के कर्ज एक तरफ। चले आपने कर्ज लिया, अच्छी बात है सर, अब इसका जवाब ले लेते हैं। कहीं नजर आना चाहिए एयरपोर्ट के, लेट मी फिनिश। जी एयरपोर्ट की शक्ल में नजर आए, मोटरवे की शक्ल में नजर आए, मेट्रो बस के शक्ल में नजर आए, डैम के शक्ल में नजर आए, नई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अस्पताल, नई सड़कों का जाल, नौजवानों के लिए लैपटॉप या कोई ऐसी सेमेरा टाइप की स्कीम जिसपे लोगों को बहुत ज्यादा इंपावर्ड किया गया हो, कहीं भी नजर नहीं आया। आम नुकता उठाया रही है निहाल साहब, आपने अहम नुकात उठाए, मैं इसका जवाब दे लेता हूं। यावर बुखारी साहब, सर बताइएगा, मेरा सवाल यहीं से मैं शुरू कर लेता हूं। ज्यादातर जो मैं तकरीर सुन रहा हूं खान साहब की, वो ज्यादातर ज़रबत मुखालफीन पर हद को हद तनकीद ठहरा रहे हैं, वही अमरीकी साजिश का बयानिया है, वही गठजोड़ है, वही बातें हैं जो उनका एक आप लोगों की एक है राय। जानना मैं चाह रहा हूं कि आप भी उसमें सूबाई वजीर रहे थे, 3.5 पौने 4 साल पंजाब में हुक्मरानी की है, क्या वजह है कि वो जो अपनी हुक्मरानी के जो कारनामे हैं वो नहीं सामने रख रहे अवाम नास के सामने, बल्कि PMLN, हमजा शहबाज, प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब और जो जरदारी साहब, उन पे ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। आप लोगों के पास तो बेहतरीन मौके के शोकेस करेंगे, ये हमने पंजाब में 3.5 पौने 4 साल में किए, इसकी बुनियाद पर हमें वोट दे दें, क्या कहेंगे बुखारी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। देखिए, शोकेस करने के लिए तो मैं 10 बातें अभी कह दूंगा। हमारा मकसद अपने सिर्फ मंसूबे शोकेस करना नहीं है, चाहे हम लोग सेहत इंसाफ कार्ड लें, सेहत राशन कार्ड लें, स्कॉलरशिप्स लें, हम अस्पताल 45 उठाएं, हम यूनिवर्सिटीज़ उठाएं, हम स्कूल्स के अपग्रेडेशन उठाएं, हम कम्युनिकेशन उठाएं, हम एजुकेशन के अंदर पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स के अंदर 3.5 अरब रुपए की जो धांधली होती थी, रिश्वतें ली जाती थी, उसको रोका। जो मॉरल करप्शन होती थी, हमारी खवातीन टीचर्स का जो उनकी बेहुरमती की जाती थी, उसको हमने रोका। हम लोगों ने मेरिट के ऊपर भर्तियां जो हुई एब्सोल्यूट मेरिट के ऊपर की, उसके अंदर हम गिनना शुरू कर दें, 10 डैम हम लोगों ने इकट्ठे शुरू किए, जिसके ऊपर 3 डैमों के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी थी, 3 के टेंडर्स होने वाले हैं और 4 ऐसे हैं कि जिनका पेपर वर्क कंप्लीट हो गया और उनका PC1 भी मेरे ख्याल पूरा हो चुका है। अच्छा, हम लोग शुरू कर दें ना चीज़ों को। फिर अगर हम लोग को अफवाज पाकिस्तान को देखें, आप ये देख लें कि हमारा वक्त वो था कि जब दुनिया की मईशतें बैठ गई, पाकिस्तान की भी आधे फीसद नेगेटिव में गई और तीसरे साल में यही पाकिस्तान है जो 5.74% पे GDP ग्रो कर रहा था। ठीक, आपके मौजूदा इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, आप उनको देखें कि जब इन लोगों ने आज़ादोशुमार लिए तो वो हैरान सारे रह गए कि हमारा GDP इस साल 6% पे ग्रो कर रहा है
और उनको बताया गया कि ये पीटीआई के दौरे हुकूमत में हुआ। हमारे दौरे हुकूमत में 6.2 ट्रिलियन अरब रुपए का ट्रिलियन रुपीस का रेवेन्यू कलेक्ट किया गया, 6,200 अरब रुपए का। हमारे दौर में मरियम साहब आज कहती है महंगाई आप लोग लेकर आए, अब उसको रिवर्स गियर लगाया जा रहा है। सुन ले 9.4% पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज कर रही थी। आपके 5 बम्पर क्रॉप से एग्रीकल्चर 5% पे इंक्रीज कर रहा था। आपकी सर्विसेज 5.4% पे इंक्रीज कर रही थी। ये वो चीजें जो हम बता सकते हैं, फिर बता क्यों नहीं रहे? सवाल ये है मेरा अपनी तकरीर में। देखिए, हम ये चीजें अपना शोकेस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे? ये नहीं है मकसद, जो बताना है कि ये लोग कौम के लिए कैसे नुकसानदेह हैं। अच्छा। ये लोग जैसे आए हैं, इन लोगों ने अपनी तरजीह। जी दोबारा मैं लौट के आता हूं, आपका नुक्ता आ गया था। अब जी बात कीजिएगा। चलें सरवर भाई साहब के पास जाते हैं। मैं यावर साहब, आपका थोड़ा सा ऑडियो में थोड़ा सा खलल आ रहा है आपका, लेकिन नुक्ता आ गया। दोबारा मैं आपके पास आऊंगा लौट के। सरवर भाई साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, सर क्या कहेंगे इन पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से? खान साहब के हवाले से मैंने बात की, वो मुबैना धांधली के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, किस तरह का उनको खदशात हैं, और मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, फिर इलेक्शन कमीशन, फिर लोकल गवर्नमेंट, आप फाफिन से मुंसलिक रहे हैं। इंतखाबात की शफाफियत के लिए क्या पैमाना होता है, और इस सिस्टम इलेक्शन कमीशन और अब तक की जो कारकर्दगी रही है उस हवाले से आपकी क्या राय है सरवर बारी साहब? देखिए जी, हमारी टीम और मैं खुद अभी तकरीबन जो है 20 में से 15 हलकों में से होके आया हूँ। अच्छा। और लोगों से बातें की हैं, वहाँ पर जो प्रेस क्लब हैं, वहाँ पर जो सहाफ़ी हैं उनसे बातें की हैं, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर से मिले हैं, और उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो धांधली का मसला है वो तकरीबन 163 के लगभग ऐसे तरीके अख्तियार किए जाते हैं जिनको हम धांधली के ज़िम्मे में डाल सकते हैं। अच्छा। तो एक तो बात ये है कि ये कहना कि इलेक्शंस में धांधली नहीं हो रही या धांधली करने का कोई प्लान नहीं है, वो तो हम नहीं कह सकते। ठीक। लेकिन ये कि जो इब्तदाई शवाहद सामने आ रहे हैं उसमें हम समझते हैं कि 2 बड़े कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे आइन में भी लिखे हुए हैं और जो दुनिया में भी समझे जाते हैं कि इंतखाबात किस हद तक लोग अपनी मर्जी से वोट डाल रहे हैं, यानी कि फ्रीनेस ऑफ इलेक्शन और फेयरनेस ऑफ इलेक्शन, यानी कि जो वोटर्स हैं वो अपनी मर्जी से वोट डालने जा रहे हैं या उन पर कोई दबाव है, कोई इन्फ्लुएंस है, कोई कोर्जन है, कोई प्रेशर है। और दूसरा होता है कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड लोगों को अवेलेबल है, तमाम जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, पार्टी हैं, उनको है। तो मुझे ये लगता है जो इब्तदाई शवाहद है कि कई हवालों से जो फ्रीनेस ऑफ इलेक्शन है, जो लोगों की मर्जी है, उसके ऊपर 2 तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं। एक तो वोट बाइंग का तरीका है, और वोट बाइंग को अगर देखें तो उसके अंदर फर्दर उसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक है कि वोट आप खरीद लें और शनाख्ती कार्ड रख लें, और इलेक्शन वाले दिन शनाख्ती कार्ड वोटर्स को दे दें जिनको आपने पैसे देके वोट दिए हैं जी। ये NA 133 लाहौर में भी हुआ था, खानेवाल के बाई इलेक्शन में हुआ था, और माजी के इंतखाबात में भी होता रहा है। ठीक। ज़िमनी इंतखाबात में ये ज्यादा होता है, जनरल इंतखाबात में ये कम होता है। दूसरा जो एक नया तरीकाकार जो ऐसा ऐसा बढ़ता जा रहा है वो ये है कि आपको पता है कि राइवल जो मेरा है वो कौन से लोग हैं जो मेरे राइवल को वोट देते हैं। आप उनके शनाख्ती कार्ड रख लेते हैं और इलेक्शन के बाद शनाख्ती कार्ड उनको वापस देते हैं ताकि मेरा राइवल जो है उसके वोट कम हो जाए। सही। और उस कमी का फायदा मुझे होगा क्योंकि ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, इसमें आप इलेक्शन 8 वोट से वो तो ये तो इलेक्शन डे पे पता चलेगा ना बारी साहब, ये तो तमाम चीजें आप बता रही तो इलेक्शन डे पे हमें होगा। मैं चाह रहा था कि ये जो उससे पहले हमें शवाहद मिलते हैं कि लोग बता रहे हैं कि जी वोट यहाँ पर बिक रहे हैं और वोट खरीदने वाले भी मौजूद हैं। अभी एक हल्के में हमारे सामने है कि मोटर बाइक्स इस्तेमाल जो है वो दिए जा रहे हैं लोगों को। ठीक। और उस हल्के में हम लोग खुद गए हैं, लोगों ने कहा है कि मोटर बाइक हमें एक उम्मीदवार दे रहा है। मैं सर मुनज़्ज़म उस हवाले से बात करना चाह रहा था। आप ठीक कह रहे हैं, इस तरह के इश्यूज हमारे यहाँ यूजुअली आते हैं और आपने माजी की मिसालें भी दी। मेरा नुक्ता ये था कि इदारों के हवाले से, जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो बात हो रही है उसके किरदार को आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि खान साहब उस पर काफी बरस रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन
क्या इलेक्शन कमीशन जानबूझ के कर रहा है, या इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी नहीं है कि वो इंतखाबात कर सके और आजादाना और मुस्तफाना और गैर जानबदाराना, जो हमारे आइन का आर्टिकल 218 है। जी जी। दूसरा ये कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है उसके जो मॉनिटर्स हैं फील्ड में वो रिपोर्ट कर रहे हैं जो सब कुछ हो रहा है। मसलन अतार ताडर साहब जब जंग का टूर करते हैं तो वो डीपीओ साहब उनको अपनी निशिस्त पर बिठाते हैं, तो ये जो मैसेज है ठीक, वो जब वो मैसेज जो देते हैं डीपीओ के साथ टूर करते हैं उन 2 हलकों का या उस डिस्ट्रिक्ट में, तो आवाम को ये मैसेज जाता है, पैगाम जाता है कि रियासती मशीनरी एक पार्टी के साथ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर नोटिस लिया। इसी तरह अगर हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये कहें कि हम 100 तक के जो बिल है बिजली के जी जी, वो माफ कर देंगे, तो ये बुनियादी तौर पर उसको भी मुअत्तल किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, उस अहकाम को भी मुअत्तल किया हुआ है। लेकिन मामला ये है कि ये इकदाम इलेक्शन कमीशन को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने एक्शन लिया। ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जिनका इलेक्शन कमीशन या उसके मॉनिटर्स को पता नहीं चलता। मीडिया को नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा। और जो बिहाइंड द सीन बहुत सारे एग्रीमेंट हो रहे हैं, मसलन मुजफ्फरगढ़ में एक जो बहुत अहम शख्स है उनके ऊपर पानी चोरी करने का मुकदमा इरिगेशन डिपार्टमेंट अगर करे और उनकी लॉयल्टी चेंज करे, और एक साहब जो है जिनका प्लाजा है मुजफ्फरगढ़ में उसको धमकाया जाए कि आप अगर हमारी हमायत नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो ये लोग जो है एक खास पार्टी की हमायत कर रहे थे और सडनली उन्होंने उसकी हमायत तब्दील कर दी है। तो उसके पीछे बहुत सारी और मुहरकात होती हैं जो असरअंदाज होते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये जाना जाए कि एक तो फ्रीनेस ऑफ इलेक्शन है, अगर वोट खरीद के इन्फ्लुएंस करके बरादरी के एल्डर्स को खरीद कर जो है वो उनके लोग जो है उनके ऊपर जाली मुकदमे दर्ज हो जाए, बाकी चीजें हो जाए। और फेयरनेस ऑफ इलेक्शन है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों को मुहैया होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की चाहे नीयत ठीक हो, लेकिन अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में उसकी इंतजामिया जो है वो इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मान रही तो फिर मामला बहुत ज्यादा। ठीक है सर, आपको नुक्ता आ गया। मैं आपसे जानना चाहूंगा निहाल हाशमी साहब, सर क्या कहेंगे ये जो इतराजात उठाए हैं सर और बारी साहब ने, उन्होंने कोई मिसालें भी दी हैं, आपने चूंकि डस्का की बात की थी, तो क्या क्योंकि इंतखाबात जितने फेयरली हो जाएंगे नतायज की कबूलियत में उतनी आसानी होगी, इनका पुरअमन होना भी बड़ा नागुज़ीर है। क्या कहेंगे निहाल हाशमी साहब, और जो नुकात उठाए थे यावर बुखारी साहब से उसका भी जवाब देना चाहे। अनवर साहब देखें, जो सरवर बारी साहब की बातें हैं उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को भी और इंतजामिया को भी ये एक बहुत अच्छी बात है कि इलेक्शन यानी है कि ये बहुत ट्रांसपेरेंट जी रिकॉर्ड ये है और ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि इलेक्शन ने हमेशा फिर बात की है। अगर पीछे के ट्रैक है कि उन्होंने पहले डस्का का कहा था आरटीएस। निहाल साहब थोड़ी सी आपकी ऑडियो की डिस्टॉर्शन आ रही है, मैं आपको दोबारा लौट के आता हूं। हम आपकी ऑडियो टेलीफोन पे ले लेते हैं, आपकी वीडियो ठीक आ रही है लेकिन ऑडियो में थोड़ी खलल है, हम दोबारा लौट के आपके पास आते हैं। मैं यावर बुखारी साहब से बात कर लेता हूं। यावर साहब बताइएगा, आपने तो जाहिर बात है जो आपके परफॉर्मेंस रही है उसका आपने अहाता किया। मैं आपसे जानना चाहूंगा जो आप लोगों ने इलेक्टिव जो कैंडिडेट्स फील्ड में डाले हैं वो भी बड़े मैटर करते हैं। मैं देख रहा था कि आप लोगों का बयानिया ये है कि जो 20 में से 10 नशिस्तों पे आज़ादाना हैसियत में जीत कर और जो पीटीआई में आ गए अब वो इलेक्शन नून लीग के टिकट पे लड़ रहे हैं, तो उनको हद से तनकीद ठहराया जा रहा है और उन्हें ख़ास किस्म की टर्मिनोलॉजी से पुकारा जा रहा है। लेकिन मैं देख रहा था जो आपके लोधरा में कैंडिडेट हैं वो पहले 2018 में नून लीग के कैंडिडेट थे, फिर जो आपके बखर के कैंडिडेट हैं इरफान न्याई साहब वो 2018 में नून लीग के कैंडिडेट थे। तो ये स्वैप हुआ है, तो फिर किस तरह आप उनको कह रहे हैं कि खास किस्म का टर्म यूज कर रहे हैं और जो आपके कैंडिडेट्स हैं जो कल तक नून लीग के थे वो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, पाक साफ है, कोई दागदार माजी नहीं है। अनवर मसला ये नहीं, मसला ये कि जब वो लोग एमपीएस बने पीटीआई के टिकट्स पे आज़ाद होके लड़े, आज़ाद होके बने, पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की जी, तो जो इज्जत वाला तरीकाकार है, जो मोतबर तरीकाकार है, ऑनरेबल तरीकाकार है कि आपका इख्तलाफ हुआ आप रिजाइन करें। देखिए इनकी बेइज्जती तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दी जब इनको डिसीट कर दिया, इनकी वोट का काउंट खत्म हो गया, वो हैसियत नहीं रही।
तो ये बेइज्जती होती है, ये जमहूरियत की बेइज्जती मेरा होती है। तो ये कि नून लीग के कैंडिडेट्स को अब आप लोग टिकट दे रहे हैं ना अभी सर। सुन ले, मेरी बात सुन ले ना, आर्ग्यूमेंट सुन ले। देखिए वो आप पीटीआई पे अटैक कर ले, मैं हाजिर हूं, लेकिन मेरी बात सुन ले। जी जी। तो मुतबर तरीका ये होता है, रवायात ये हैं कि आप रिजाइन करें, आप वो एक मखसूस टर्मिनोलॉजी जो होती है ना आपके खिलाफ, ताकि वो इस्तेमाल ना हो। यही मरियम बीबी ने यही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की थी कि भाई फिर अभी जब आए तो उन्होंने क्या बोला कि भाई लोटा वो नहीं होता कि जो हुकूमत से ऑपोजिशन में है, लोटा वो होता है जो ऑपोजिशन से हुकूमत की तरफ है। ये बातें जो मरियम बीबी ने खुद की है और खुद फंस गई है ना, कि उसको रीडिफाइन करिए। जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं वही मरियम बीबी ने उसका जवाब दिया। अभी जो नून लीग वाले पिछले इलेक्शन में थे, उन्हें नून के टिकट पे लड़ा, उनने पीटीआई में इलेक्शन नहीं जीता या नून में इलेक्शन नहीं जीता था कि हमारे साथ आए। वो ऑनरेबल तरीके से पार्टी चेंज की है, इधर आगे और इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये नहीं कि जीत के वो ने फिर पैसों की एवज दूसरी तरफ चले गए। आपने शुरू में एक बात की थी, आपने कहा था कि मरियम बीबी ने यह कहा था कि ये मुकाबला पंजाब का और पंजाब दुश्मन का हो रहा है। जी जी। नहीं, मुकाबला पीटीआई का पंजाब में मुल्क दुश्मन लोगों के साथ हो रहा है। उन लोगों के साथ हो रहा है जैसे मरियम बीबी का बयानिया था कि मेरा बरतानिया में क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, सारी चीजें सामने आ गई। फिर नवाज शरीफ साहब ने क्या फरमाया कि भाई मेरे असासे अगर मेरी आमदन से ज्यादा हैं तो तुम लोगों का क्या मसला है, ये तो मेरा मसला है। उसका जवाब भी नहीं देते। तो हम ये कह रहे हैं, आपने जो बात की थी और मेरी फोन लाइन कट गई, कि आपने कहा था कि आप लोग अभी आपके पास एक मौका मिल गया कि जहां पे आप अपनी परफॉर्मेंस शो करें। मैं आपको परफॉर्मेंस बता के मैं आपको ये बता रहा था उस वक्त कि मुकाबला हमारी परफॉर्मेंस का और इनका नहीं है। मुकाबला इस टाइम पे मुल्क लूटने वालों को, करप्शन का, अदालतों को जवाब ना देने के ऊपर धौंस के साथ, मुल्क को इलेक्शन कमीशन को कंप्लीटली रिग करके, जो इलेक्शन कमिश्नर इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के घरों में जाता हो, मुझे बताएं उसके बाद कुछ शवाहिद है आपके पास? फिर उसके बाद कोई चीज रह जाती है। साहब इसके कुछ शवाहिद है, वैसे लगाया आप ही लोगों ने था इलेक्शन कमीशन साहब को। बिल्कुल हमने लगाया था, लेकिन हमें दिया गया था ना, तो हम किसने दिया था? हम लोग को सुन, किसने दिया था सर? हमने एक बता देना किसने दिया था। ईमानदारी से हमने समझा कि ये इंसान एक अच्छा बंदा होगा, क्योंकि इदारे कह रहे हैं कि ये अच्छा बंदा है, उन्हें बैकग्राउंड चेक किया होगा। हमें नहीं पता था कि ये करप्ट इंसान है, हमें नहीं पता था कि ये दयानतदार इंसान नहीं है, ये एक साइड की बात सुनता है। ये हमें बातें नहीं पता थी। हमारी गलती है, मैं गलती अपनी मानता हूं और मैं कहता हूं कि हम लोग इंशाल्लाह ताला दोबारा देखिए इसमें हुआ क्या है। आइंदा जो इदारा नाम देगा, इसका मतलब पीटीआई वो ना माने। इदारे मुल्क के है ना, इदारे ही अगर एक झूठे गलत बंदे को दे दे। माजरत, किस इदारे ने आपको नाम दिया था? आप वो छोड़ देना जिससे भी दिया था, नहीं छोड़ देना। वो संगीन इल्जामात लगा रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि जिम्मेदारी भी आपकी नहीं लगाने की जाएगी और वो डिबेट अच्छी नहीं होगी। ओके, मैं सर अगर आपकी इजाजत हो तो निहाल साहब का कनेक्शन ड्रॉप हो गया था, उनसे जवाब ले। तो निहाल साहब, मैं एक बात खत्म कर लूं। जी। देखिए जहां तक बात है ना, हम ये कह रहे हैं कि अगर पंजाब के अंदर इसका मुकाबला धांधली का और अवाम का है, अवाम जो इस टाइम पे निकल रही है खान साहब के साथ, वो बता रही है कि अवाम इंशाल्लाह ताला पीटीआई के साथ है। जो बात मरियम बीबी ने की, मुझे बताया मरियम बीबी की क्या हैसियत है कि वो वक्त से पहले बता रही है कि पेट्रोल सस्ता होने वाला है। ये मरियम बीबी की मुझे सर, वो प्राइम मिनिस्टर साहब का भी बयान आया हुआ है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी बयान आया है ना। जो चीज है, मतलब चीज को 110 रुपए महंगा करके अगर 20 रुपए सस्ता कर दिया तो कौन सा कारनामा किया? दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ ना। ठीक है, किया तो हमने था कि जब पेट्रोल दुनिया में महंगा था, हमने 10 रुपए सस्ता किया था, उसके साथ मुकाबला करके दिखाया हमें। ओके, ठीक है। मैं चाहूंगा निहाल साहब जरा जवाब दीजिएगा। उनका हमारा मुकाबला मुल्क दुश्मन जमात से, आप लोगों को मुल्क दुश्मन जमात करार दे रहे हैं यावर बुखारी साहब, हाशमी साहब। निहाल साहब, मेरी आवाज जा रही है निहाल हाशमी साहब को? आवाज नहीं आ रही, आप फोन पे ही कर ले, आप फोन पे कर ले, आवाज नहीं आ रही है। जी सर, सर आपसे आप बात कीजिएगा, अब आपकी आवाज क्लियर है हाशमी साहब? आपकी आवाज नहीं आ रही है, फोन पे कर ले। चलें, हम आपसे फोन पे राब्ता कर लेते हैं। सर भाई साहब, मैं सर आपसे जानना चाहूंगा, सर ये तो आपने बता दिया कि ये इश्यूज होते हैं, वे फॉरवर्ड सजेस्ट किया जाएगा किस तरह इन इलेक्शंस को शफाफ और पुरअमन अंदाज में इनका इनेकाद को मुमकिन बनाया जा सके, ताकि नताइज की कबूलियत भी हो और पाकिस्तान में बिलखसूस पंजाब और बिलअमूम पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आए। बारी साहब जी, पहली बात तो ये है कि
पोलिंग वाले दिन इस बात की जो है अश्योरेंस होनी चाहिए कि इंतजामिया की कोई अमल दखल नहीं है ठीक। किसी किस्म की, और ये जिम्मेदारी जो हुकूमत वक्त है उसके ऊपर है। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को मौका दिया जाए कि वो इन इंतखाबात में जो इलेक्शन कमीशन को 2017 के इलेक्शन एक्ट के तहत पावर्स दी गई हैं उनका इस्तेमाल वो अपनी सवाबदीद के मुताबिक गैर जानबदाराना तरीके से करे। ठीक है। तीसरी बात जो है जो सियासी जमातों के लिए है कि उन सब से ये जो है अपील की जाती है कि वो बहुत जो है बाखबर, नॉलेजेबल और स्ट्रॉन्ग पोलिंग एजेंट्स वहां पर भेजे। यस। ऐसे पोलिंग एजेंट्स जिनको ये पता हो कि उन्होंने क्या क्या चीजें अंदर देखनी है, महज उन्होंने बैठना नहीं है वहां, बल्कि उन्होंने देखना है कि क्या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो जो वोटर आ रहा है उसका नाम बावाज़े बुलंद जो है पुकारता है या नहीं है, ताकि पोलिंग एजेंट उनको दे सके। क्या पोलिंग एजेंट वाकई असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर के जो डेस्क है उसके सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, या वो उनको बाहर बरांडे में बैठा दिया गया है, जो कि हमने बहुत सारी जगहों पर देखा है माजी में कि पोलिंग एजेंट्स को बाहर बिठा दिया जाता है कि आपने बाहर बैठना है, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, लॉ की खिलाफ वर्जी है। ठीक है। इसी तरह ये बहुत जरूरी होगा कि जो काउंटिंग का अमल है उस अमल में पोलिंग एजेंट्स को बहुत जरूरी है कि गिनती का अमल जो है वो बहुत साफ और शफाफ, अहम नुकात उठाए आपने। हर बैलेट पेपर जो है उसको सामने ठीक है, देखना है, ये बेंचमार्क्स होने चाहिए। बैलेट पेपर की बैक साइड भी देखनी है। सर फेयर इनफ, ये आपने अहम नुकात उठाए, बेंचमार्क्स बताएं कि किस तरह इन चीज़ों को इंश्योर किया जा सकता है। यकीनी हमारा है कि यावर बुखारी साहब और निहाल हाशमी साहब सुन रहे हैं। आप निहाल हाशमी साहब, सर आप बताइएगा, आपने जवाब सुना यावर बुखारी साहब का, उन्होंने जो बातें की उनका जवाब देना चाहें, प्लीज गो अहेड सर। अनवर भाई उनकी बातें कुछ सुन सका कुछ नहीं सुन सका। मुझे इल्म में ये बात जरूर आई कि मरियम नवाज साहबा किस कैपेसिटी में ये ऐलान कर रही हैं कि पेट्रोल सस्ता कर दिया जाएगा। जी जनाब, ये ऐलान तो वजारत पेट्रोलियम ने और ओगरा ने अखबारात में छप चुका है, आज भी कल भी छप चुका है, और जो भी आज के दुनिया में इंटरनेट के दुनिया में रहता है उसे पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल कब घट रहा है और कब बढ़ रहा है। तो लोग उसी अंदाजे से अपनी बात लोगों के सामने रखते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। अब रह गई, उन्होंने कहा कि मरियम साहबा ने ऐसे ही कहा था कि ना मेरी लंदन में कोई जायदाद है ना यहाँ, तो यकीनन लंदन में उनकी कोई जायदाद नहीं है। मैं उस अदालत में जाता रहा हूँ, मैं देखता रहा हूँ, मौजूद जज साहबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 पूछ रहे ये जायदाद किसकी है, वो कहते हैं जायदाद मरियम की नहीं है, और इसी पे आज केस रुका हुआ है। ये 4 महीने से तारीख पे तारीख ले रहे हैं कि साबित ही नहीं कर सके कि मरियम के नाम पे एक कोई चीज जिसमें हो। तो मेरे ख्याल से मुनासिब होगा, इस चीज को हम बहुत आगे आ चुके हैं, पूरी दुनिया को मालूम है कि इसको बहाना बना करके पनामा को अकामा में निकाला गया नवाज शरीफ को, और ये पूरी दुनिया को मालूम है कि मरियम नवाज करीब पार्लियामेंटेरियन नहीं थी, कभी पब्लिक ऑफिस में नहीं गया और उसके बावजूद उनको नाअहल कर दिया गया। ये स्कीम सबको मालूम है। अब बात सारी ये है कि आज की बात करें अगर यावर भाई, अच्छी बात होगी। मैं सदर बारी साहब की सारी बात से इत्तेफाक करता हूँ, उन्होंने एक बड़ी आइडियोलॉजिक और बहुत अच्छी बातें की है, और उस पर हम सब सियासी जमातों को अपने पोलिंग एजेंट्स को ट्रेन करके भेजना चाहिए। बल्कि मैं तो गुजारिश करूंगा फातिम से कि वो इस जगह पे अभी भी अगर 4 दिन के अंदर हमारे लोगों को ट्रेन कर सके तो बड़ा एहसान होगा पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम पे और इलेक्शन प्रोसेस में। ये थोड़ा सा तकलीफ उठा लें, क्योंकि आपको पता है जिस तरह हमारी सियासी निज़ाम का सिस्टम है, बहुत कमजोरी है हमारे अंदर। जी, हमारे अंदर जज्बा जरूर है, मगर हम उस तरह से, कोई भी सियासी जमात उस तरह से ट्रेन नहीं है कि वो इन सारी चीजों को फॉलो कर सके। अब रह गई जो बात सर अपने बुखारी साहब ने सर ये भी कहा है कि आप लोग तो आए थे, आप लोगों ने कहा था महंगाई कम करेंगे, उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में कमी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम आ रही है, तो आप उसी तनासब से करेंगे और आवाम को पूरा बेनिफिट देंगे। साथ में वो कह रहे थे कि जो मुकाबला जो है वो इनका, उनके बकौल आप लोगों को मुल्क दुश्मन करार दे रहे थे, उनके साथ मुकाबला है। देखिए जी, हमारा ये इमरान खान साहब को नौजुबिल्ला कहाँ से रात में सपने आते हैं, कोई
जादू मंत्र का कोई चाप करते हैं कि उनको कभी जिहाद कहते हैं, कभी आज़ादी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत है। पाकिस्तान में जिहाद की जरूरत नहीं, जिहाद उन जालिमों के खिलाफ करना है जो मुल्क को अंधेरे में ढकेल देते हैं। उन लोगों के खिलाफ हमें जिहाद अपने नफ्स का करना। सबसे पहले इमरान खान साहब अपने नफ्स के खिलाफ तो जिहाद करे ना, कि वो जो इतना झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना तर्क करे, वो झूठ बात ना करे, मिसगाइड ना करे, लोगों को गद्दार ना कहे, लोगों को चोर ना कहे, लोगों को डाकू ना कहे। कल तक जिनको डाकू कह रहे थे, आज कुदरत का निजाम देखे इमरान खान साहब और उनका पूरा टब्बर जो है वो खुद डाकू बन के सामने आ गया दुनिया के। तो वो परहेज करें लोगों को डाकू चोर उचक्का कहने से। जो कुछ कह रहे हैं वो अल्लाह ताला का एक निजाम है, वो सामने आता जा रहा है, ऐसे सामने आ रहा है कि आप बयान नहीं कर सकता हूं मैं। तो खुदारा इस्लाम का और मजहब कार्ड को इस्तेमाल ना करे, खुदारा हुब्बुल वतनी और गद्दारी के कार्ड को इस्तेमाल ना करे, खुदारा वतन दुश्मनी का और वफादारी का कार्ड इस्तेमाल ना करें। आप बताएं कि वो $20 बिलियन कहां आपने खर्च किए, किसके पर्स में चला गया, वो किसके पर्स में गया, वो दुबई में है कि लंदन में है कि पाकिस्तान में है। कौम को बताना पड़ेगा कि 3.5 साल आपने कैसे जाया किए। कौम को बताना पड़ेगा कि हमारी जो इज्जत नीलाम हुई दुबई के और कतर के बाजारों में और दुकानों में और घड़ियों में और मोबाइलों में और अंगूठियों में और कपलिंगों में, ये उनको बताना चाहिए। बुखारी साहब से लास्ट कमेंट ले लेता हूं। ठीक है सर, आपने कहा कि ये तमाम एहतसाब जो है वो अवामी करते हैं। बुखारी साहब, सर इस प्रोग्राम के सेगमेंट को यहाँ मैंने क्लोज कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा आप लोग की अपना तखमीना क्या है। ज़ाहिर बात है आप भी अवाम की राय से एमपीए बने हैं। ये 20 नशिस्तों पे जो इंतखाबात हो रहे हैं, पीटीए की अपनी क्या असेसमेंट है कि आप लोग कितनी सीटें निकाल सकेंगे और कहां पर कड़ा मुकाबला हो रहा है? बुखारी साहब हैं हमारे साथ? अच्छा सर, बारी साहब मैं आपसे जानूंगा सर, ये आप लोगों ने कोई असेसमेंट की है? तो आपने बड़ी अच्छी जो बातें की उनको तो सराहा है, निहाल हाशमी साहब ने भी और यावर बुखारी साहब भी जरूर सराह रहे होंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या है आपकी अपनी क्या जैसे कहते हैं सेंस है क्या इसमें, क्योंकि ये सीटें देर अप फॉर ग्रैब्स, 20 सीटें हैं और पंजाब की वजारत आला को इस्तेकाम मिलेगा अगर नून लीग जीती है और अगर टेबल टर्न्स होती हैं तो पीटीआई विल हैव अ चांस टू मेक अ कमबैक। योर एस्टिमेशन सर? देखिए बहुत ही मुश्किल है। अगर तो सिर्फ ये हो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने का इम्कान बहुत ज़्यादा हो तो फिर प्रेडिक्शन की जा सकती है कि कौन सी पार्टी जीत सकती है, ओपिनियन पोल भी कर ले। लेकिन अगर आप इलेक्शन के दिन ये समझें कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि बहुत सारे तरीकों से जो लोगों की विल है उसको टेम्पर किया जाएगा, उसको मैनिपुलेट किया जाएगा, उसको गिनती में, और जिस तरह बैलेट पेपर जो है उनको गिना जाता है, जिस तरह बैलेट पेपर इशू किए जाते हैं, और क्या जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनको पोलिंग शुरू होने से पहले क्या प्रिजाइडिंग अफसर ने पोलिंग एजेंट्स को वो खाली बैलेट बॉक्स दिखाए थे और फॉर्म 42 पे सबके दस्तखत लिए थे या नहीं लिए थे। तो इसलिए 2-3 बहुत बड़े अहम फैक्टर हैं जो मैं समझता हूँ कि कंसिडर करने चाहिए। पहली बात तो ये है कि देयर इज अ जनरेशनल गैप। एक यूथ का बहुत बड़ा वोट बैंक एक पार्टी के साथ है और इसी तरह जो एल्डर्स हैं उनका रुझान किसी दूसरी पार्टी की तरफ है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सही बात है, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता हमारे लिए कि हम पार्टियों के नाम लें। और दूसरा ये है कि जो स्टेट मशीनरी की इन्वॉल्वमेंट है उसको जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो किस तरह उसको डिटेर करती हैं पोलिंग वाले दिन, काउंटिंग के वक्त और इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस होने के लिए। तो ये अगर फैक्टर्स जो है इनको हम मद्देनजर रखें तो ये इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स। इवन इफ समबडी ट्राइज टू गेट ओपिनियन ऑफ द पीपल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट के कौन सी पार्टी आगे जाएगी। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि लगता ये है कि नेक टू नेक कंपटीशन है, नेक टू नेक, और जो सबसे ज्यादा वोटर्स को घरों से निकालेगा और जो सबसे ज्यादा जो अलर्ट बाखबर पोलिंग एजेंट लेके जाएगा और सारे प्रोसेस को समझेगा, वो इसको न्यूट्रलाइज कर सकेगा जो धांधली के मामलात है। तो फिर मैं समझता हूँ कि हम ऐसा नतीजा निकलेगा जिस पर तमाम पार्टियां
जो है एतबार कर पाए। अहम नुकात आपने उठाए हैं। आपने कहा कि नेक टू नेक फाइट है, यानी कि बड़ा कड़ा मुकाबला है, और साथ में जो पोलिंग डे है यानी 17 जुलाई को जो अपने वोटर्स को मोबिलाइज करेगा और पोलिंग स्टेशन पर लेकर आएगा, और उनके वेल अवेयर यानी कि बड़े चौकस किस्म के पोलिंग एजेंट होंगे जिनको मालूमात होंगी, तो उसमें उस पार्टी को बहुत उस पर फ़ायदा होगा। आम नुकात आपने उठाए। सरफ बारी साहब आपका शुक्रिया, और इसके साथ साथ हम यावर बुखारी साहब का भी शुक्रगुजार हैं। एंड में उनसे बात नहीं हो सकी हमारी, बारके उनका नुक्ता नज़र पूरा प्रोग्राम में आया। और सेनेटर निहाल हाशमी साहब आपका सर बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये अहम मुकाबले होने जा रहे हैं पंजाब के ज़िमनी इंतखाब। जाहिर सी बात है 17 जुलाई को शाम को PTV पे हम आपको बतला सक रहे होंगे कि इस वक्त क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, और 18 जुलाई को या 17 जुलाई की रात ही को नताइज आ जाएंगे। बार कैफ ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला हो रहा है, और जो हमें अब नज़र आ रहा है कि चाहे वो PTI और PMLN है, भरपूर किस्म की इलेक्शन कैंपेनें हो रही है। जंग, लिया, बखर, लाहौर, शेखुपुरा, DG खान, मुजफ्फरगढ़, वहाँ जलसे, रैलियाँ, कैंडिडेट्स अपने अपने जो पैगामात है घर घर तक पहुँचा रहे हैं। इस हवाले से हम प्रोग्राम भी आपको बताते रहेंगे प्रोग्रामों में अपने, और इस हवाले से अपडेट भी करते रहेंगे कि जो नताइज आएंगे और जो इलेक्शन कैंपेन हो रही है। 4 डेज़ रह गए, 4 दिन का वक्त रह गया, तो जैसे कहते हैं काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस पे प्रोग्राम अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से को हम मुकम्मल करेंगे, और दूसरे हिस्से की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था आज यौम शोहदाए कश्मीर है, यानी 13 जुलाई को हर साल हम यौम शोहदाए कश्मीर मनाते हैं। इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और इसका मकसद ये है कि 1931 में 13 जुलाई को कश्मीरियों को कत्ल किया गया था, शहीद कर दिया गया था, और 22 कश्मीरियों को इसलिए शहीद किया गया कि वो आज़ान जो है उसके तसलसल को उन्होंने नहीं टूटने दिया। तो आज भी हम उसकी याद मनाते हैं, और इस बात को गुजरे 9 दिहाइयाँ गुजर चुकी हैं। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, ये जो जज्बा है, और आज भी कश्मीर में मजालिम ढाए जा रहे हैं मोदी सरकार की जानिब से। शमीम शाल साहबा से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। शमीम शाल साहबा खुद कश्मीरी हैं और एक्टिविस्ट हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बड़ी मारूफ रहनुमा है। शमीम शाल साहब आप हैं हमारे साथ, आपसे बात हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शमीम शाल साहब, मैं चाहूँगा बताइएगा, आज 13 जुलाई है, तो हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न चूँकि एक स्टेट चैनल है, इसके तवज्जुह से क्या पैगाम हमें देना चाहिए कश्मीरियों को, जो जद्दोजहद आज़ादी का उनके अंदर ये जो अनासिर पाए जाते हैं, जिसकी रिफ्लेक्शन 1930 से हो रही है, और हम 2022 में बैठ के उसका जिक्र कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया, तो आज बहुत ही अहम दिन है, और ये जो तसलसल है, तसलसल को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान टेलीविज़न ने अगर कि भारत के इस प्रोपेगेंडे का गला घोट दिया है कि वहाँ की जो पॉलिटिकल वॉइस है वो दबाई गई है, लेकिन ये बात आज जो 31 जुलाई 13 जुलाई जी जी 1 को 13 जुलाई को जो 1931 को उस सानियत को अगर उसके बैकग्राउंड में देखेंगे, वो वही बैकग्राउंड है जो आज हिंदुस्तान में हालात पैदा किए जा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। और फिर जब कश्मीरी पढ़े लिखे, उस वक्त के जो पढ़े लिखे अलीगढ़ से पढ़ लिख के आए थे, वो जब उस रीडिंग रूम जो उन्होंने बनाया था अपने एक जगह, वहाँ पर पॉलिटिकल सिनेरियो को देख रहे थे, चेक कर रहे थे, तो जो उस वक्त की जो डोगरा हुकूमत थी, उन्होंने उस आवाज़ को उस वक्त भी दबाने की कोशिश की। और जब वो उस मीटिंग में जी राब्ता मुनक़ता हो गया। शमीम शाल साहबा गुफ्तगू कर रही थी, और वो यही इस चीज़ का अहाता कर रही थी कि उस वक्त से लेकर अब तक ये जो कश्मीर की स्ट्रगल है ये जारी है। और कुछ हम चाह रहे थे कि आपके साथ फिगर्स भी शेयर करें जो कश्मीर में अभी भी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, एक ये तो हम 1931 की बात कर ररे हैं, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद से जो मोदी सरकार ने एक यकतरफा एक्शन लिया और आर्टिकल 35 और 370 35 और 370 को मनसूख करके वहाँ पर एक जिसे कहते हैं आहनी पर्दा जो है वो डाल दिया है कश्मीर पर, वो अभी तक बदस्तूर कायम है। और इसके अलावा वहाँ पर जो दरिंदगी है, मावराए अदालत कत्ल हैं, इकदामात हैं, वो उठाए जा रहे हैं। शमीम शाल साहबा से हमारा राब्ता जुड़ गया है। शमीम साहबा अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा प्लीज। यही बता रही थी कि जब उनको कदीर खान को गिरफ्तार, उनको सेंट्रल जेल में कि जो हजारों लोग वहाँ पर जमा हुए थे, वो उसकी जो सोशल और पॉलिटिकल अवेयरनेस थी, उस अवेयरनेस को खत्म करने के लिए, लेकिन फिर देख रहे पलटा खाया और
वो तसलसल जो उस वक्त 22 नौजवानों ने अपनी जान कुर्बान की और इसकी तहरीक आज़ादी की बुनियाद डाली जी और अपने खून से डाली, तो वो तसलसल आज भी जारी है। और आज ये योम शहादत अगर वहाँ नहीं मनाने की इजाज़त दी गई है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, तो इसकी सूरत हाल है। पॉलिटिकल जो वहाँ पर जो छोटी सी गैप थी उसको भी ख़त्म किया गया, आवाज़ को दबा दिया गया, लोगों को लीडर रखा गया, तो जेल में डाला गया, एक खौफ हिरास की कैफियत पैदा हुई है। लेकिन दुनिया में जहाँ जहाँ लोग कश्मीरी पाकिस्तानी आबाद है उन्होंने इसको मनाया है आज के दिन को, और पाकिस्तान टेलीविजन ने दुनिया के तमाम खितों में यह बात पहुँचाई है कि जो उस वक्त हो रहा था जुल्म डोगरा राज के दौरान, वो जुल्म आज आपने बिल्कुल सही कहा। आपके चूंकि आप का कश्मीर के अंदर राब्ता भी होता है, मकबूजा कश्मीर में कुछ इख्तिसार से बताएंगी क्या इस वक्त हालात हैं? हमें तो मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू ये मालूमात आती हैं, आपके तो वहाँ रिश्तेदार बसते हैं, रहते हैं, हमारे बहन हमारे भाई कश्मीरी। क्या इस वक्त तकाबुल अगर आप करें 1931 का 2022 में इसके साथ, शमीम शाह साहबा? देखिए, मैं दो लफ्जों में बताऊंगी। मैंने सुना है अपने बुजुर्गों से कि डोगरा राज में जब उस वक्त रेडियो हुआ करते थे 1947 में भी 31 से लेकर कुछ इक्का दुक्का लोगों के घरों में, और अगर वो कोई बात जो दीन और इस्लाम के हक में होती थी उन रेडियो सेट जो है उसको उठा के जेलों में थानों में बंद किया जाता था। मालिक के समेत 1947 से पाकिस्तान बना तो रेडियो सुनने पर पाबंदी आई थी। आज न सिर्फ रेडियो न सिर्फ टेलीविजन बल्कि हर उस आवाज को बंद किया गया है जहाँ से आज़ादी की बात की जाती है, और खौफ की ये कैफियत पैदा की गई है कि आप अपने रिश्तेदारों से, वालिदैन से, बहन भाई से बात नहीं करते, क्योंकि तमाम जो चीज़ें वो मॉनिटर हो रही है, टेलीफोन मॉनिटर हो रहे हैं, लोगों की जो हर को सकनात है, कहीं किसी को इजाज़त जाने की नहीं है, खुसूसन हुर्रियत वालों को कि वो किसी के घर नहीं जा सकते ताज़ियत करने के लिए। अगर चोरी छुपे जाएंगे दूसरे दिन FIR और 5 साल की कैद के उनको परवाना हाथ में दिया जाता है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाए। ये तो चलिए पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ होता रहता है, जेल जाना उनके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन नौजवानों को जिस तरह से बेदरीज कत्ल किया गया, आप देखिए कि कल दो जो कस्टोडियल किलिंग्स हुई है उनका जवाब कौन देगा? तो कस्टोडियल किलिंग की नोटिस लेना इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है। नौजवानों का कत्लेआम भारत के दो एजेंडे हैं, एक ये कि NIR ने वहाँ पर छापे मारे हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो उन्हें प्रोपेगेंडा करके उनको लोगों से दूर किया है, डिस्कनेक्ट किया है, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ से उन नौजवानों को दबा रहे हैं। लेकिन ये तो आपने भी सुना होगा, कहते हैं जहाँ खामोशी होगी वहाँ अमन नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा। ये तूफान की खामोशी है और ये बहुत बड़े हादसे को दावत देगा, और हिंदुस्तान के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं वो इसी का एक तसलसल है कि मुसलमानों की जो तकरीबन 38 लाख करोड़ के करीब आबादी है, उनके भी तमाम इख्तियार, तमाम उनके जो हुकूक है वो आहिस्ता से छीन लिए जा रहे हैं। स्कूलों पर पाबंदियां है। कश्मीर ने तो ये पिछले 25 साल से ये सारी सिचुएशन देखी है। आज रोड के नाम तब्दील किए जाते हैं, तमाम बड़े बड़े अफसर जो है वो हिंदुस्तान से लाए जा रहे हैं, और जो कश्मीर के मामूली स्कूल टीचर, जो प्राइमरी स्कूल टीचर है, उसको हिंदुस्तान की दूसरी स्टेट में जाना लाजमी है ट्रांसफर होके, ताकि ये जो कश्मीर का कल्चर है, वहाँ की सकाफत है, उसको भी खत्म किया जाए, और साथ साथ लोगों को वो जो सजा के तौर पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भेजा जाए। और इसी को कहते हैं, जो हम कहते हैं कि वहाँ पर पॉपुलेशन को किया जा रहा है। जी बिल्कुल, डेमोग्राफिक चेंजेस की तरफ भारत जो है उनका एक अज़ाइम है, नापाक अज़ाइम है, लेकिन इंशाअल्लाह वो अल्लाह ताला के हुक्म से कभी भी इसमें कामयाब नहीं होंगे। शमीम शाह साहबा, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी। लंदन में मौजूद है शमीम शाह साहब और हमसे गुफ्तगू कर रही थी, और वहाँ पर जो मकबूजा की जो मौजूदा हालात है उस हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न के तवज्जो से आप सबको आगाह कर रही थी। जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, बिलखसूस वो 22 नौजवान, उन्होंने तो वो तो बख्शे हुए लोग हैं, और ज़ाहिर बात है अल्लाह की हम्दो सना कर रहे थे, आज़ान दे रहे थे और अपनी जानों का नजराना दिया। और 91 ईयर्स गुजर जाने के बावजूद आज भी यहाँ बैठ के इस्लामाबाद में हम उनको याद कर रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं। ऐसी मिसालें कश्मीरियों ने छोड़ी हैं जो कि इंशाअल्लाह हमेशा
याद रखी जाएंगी और मेरा ईमान है कि एक दिन कश्मीर में ज़रूर आज़ादी भी आएगी और इन लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं वो हरगिज़ ज़ायगा नहीं जाएंगी। इन्हीं कलमात के साथ प्रोग्राम को आज हम यहाँ क्लोज़ करेंगे। पंजाब के ज़िमनी इंतखाब उस हवाले से हमने गुफ्तगू की और यौम शुहदाए कश्मीर के हवाले से सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह ने के बाद।